आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है, आ रही है। अच्छा, मैं क्या आपने क्लास उनकी अटेंड की है? डॉक्टर दीपक है ना उनका नाम? एक करिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो वो आप रेगुलरली करो अटेंड, देखते हैं उनका कैसे रहता है। ठीक। तो आज जो अभी आपका शायद है तो वो उसका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का, लेकिन उस दिन मैं मतलब डिस्कस कर रहा था ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो एक्ट है 1970। उस दिन शायद मेरे ख्याल अनीशा ही थी अकेली शायद, बाकी आप लोग नहीं थे एक दिन ना नेहा थी ना दिया थी, आप लोग नहीं थे एक्सेप्ट अनीशा वाज देयर। तो हमने उस दिन ये डिस्कस, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा अभी, क्योंकि आपका जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, इसका सिलेबस एज कंपेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन से ज़्यादा है। अगर आप इफ़ यू गो थ्रू दी सिलेबस, ठीक है, तो मैं फिर आई हैव टेकन दी डिसीजन कि आपका ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइम तो हमारे पास बचेगा काफ़ी, इसमें हम रिपीट भी करेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट बिजनेस जो कम्युनिकेशन है उसमें हमने जो अपना लीडरशिप बिजनेस लीडरशिप स्किल्स तक कवर किया हुआ है ना। तो उसके बाद में फिर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, और कुछ दो चार आगे फिर प्रोजेक्ट फार्मूलेशन वगैरह है एंड प्रेपरेशन। तो मतलब उसमें टॉपिक्स कोई ज़्यादा नहीं है अगर आप इफ यू गो थ्रू दी सिलेबस। तो ये जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इसका जो सिलेबस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन इवन देन वी हैव दी सफिशिएंट टाइम। ठीक है ना, इस बार आपकी क्लासेस भी रेगुलरली चल रही हैं, और स्टार्ट भी आपने जल्दी कर दिया था, है ना। 17 जुलाई की जगह आपने चलो 2-4 दिन ही लेट था, आपने 20 जुलाई तक किया था। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने वो जो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह की करवा ली है कि जहाँ किस किस ने नहीं करवाई? सुजिल आपने करवा ली रजिस्ट्रेशन ईआरपी में? है सुजल? सर सर ईआरपी वो अपडेट नहीं है। अच्छा, वो अपडेट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वैसे अभी दी है आपने, फीस वगैरह दे दी है? सर इनका सर्वर बंद है ना, बोलते नई आईडी बना रहे हैं, हाँ वो कॉलेज सही आईडी। है, वो मेरे को भी आई है मेल, उसमें नई आईडी और नया पासवर्ड आया अभी, वो संजय पंडित जी। अपडेट नहीं हो रही है, वो नई आईडी बन रही है। अच्छा अच्छा, चलो फिर हाँ तो जी। उनकी तरफ से ही है, आपकी तरफ से तो नहीं है ना। चलो उसको मतलब टाइमली जो है कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भी जाके देनी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, फीस और रजिस्ट्रेशन। तो उससे पहले ही अगर टाइमली हो जाए तो बढ़िया है। तभी आपका रिजल्ट भी तो अवेटेड है ना, अभी आया तो नहीं रिजल्ट? नो सर। बस आने वाला ही है, ये 15 अगस्त तक आ जाता है, बाई 15 अगस्त। तो चलो होप फॉर दी बेस्ट कि यू ऑल गेट थ्रू फ्रॉम ऑल दी सब्जेक्ट्स। आप जितने हो आप तो सब मैं इसको कर ही जाओगे क्लियर, ठीक है ना। तो लेट अस होप कि यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना, कि आपकी असाइनमेंट्स तो ठीक हैं, बट out of the 60 what how many marks you get, that depends upon your performance ना, कैसा आपने पेपर किया है। तो let us hope कि you get good marks in all the subjects and don't have any type of reappear or supplementary, ठीक है। तो आपके तो मैं कल आपके तो सबके ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर ना, जितने भी आप लोग हैं अभी जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? किसी का है अभी? तरुण आपका था कोई रीअपियर? यस सर, ये पेयर थी। चलो अभी हो जाएगी, इस बार हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना।
So even then it's good, no problem. तो अभी हम वी स्टार्ट विद द टॉपिक जो कि हम कर रहे थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ना, जो आपका सब्जेक्ट है। अंडर दैट वी वर डिस्कसिंग ऑन दैट डे इंटेलेक्चुअल जो आपका प्रॉपर्टी एक्ट है, 1970 का एक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आता है इसके बारे में। तो वी विल डिस्कस दैट स्टेप बाय स्टेप। और जो अभी तक हमने डिस्कस कर, दैट इज ऑन पेज 19 और 20, 18, दैट इज ऑन 17 पेज ऑफ दैट बुक which I have shared with you in the WhatsApp group. So under that, up to that we have discussed कि what is this patent law and act 1970। मतलब ये जो पेटेंट एक्ट है 1970, ये क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। कि पहले तो था कि हाउ दिस एक्ट हैज बीन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच पर्सन, दैट इज वाज ऑंगर कमेटी। जो रिपोर्ट है दैट वाज हेडेड बाय द जस्टिस एन राजा गोपाल। आप इसको मतलब एक बार देख लेना, मैं अभी इसको शॉर्टली कवर करूंगा, ठीक है ना। उसकी रिकमेंडेशंस पे ये जो आप ये नाम याद रखना कि ऑंगर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे, और उस कमेटी का जो हेड था वो जस्टिस था एन राजा गोपाल। तो उसी के रिकमेंडेशन पे ये जो आपका पेटेंट एक्ट है 1970 दैट वाज फ्रेम्ड। और फिर इसकी हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी कि व्हाट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री मींस कि कैसे कैसे ये बना एक्ट। तो इसमें एक पेटेंट लॉ ऑफ 1856 था, उसके बाद में वो अमेंड होके बन गया जो आपका जो पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 था, वो भी निकल गया। और फिर देन द पेटेंट एक्ट 1970 और जो रूल्स 1972 ये अभी चल रहा है। दिस इज बीइंग डन द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब इसमें 2005 में अमेंडमेंट भी हुई है, लेकिन ओरिजिनली 1970 का ही एक्ट है। और फिर था कि हमने पेटेंट डिस्कस किया था, वो तो हमने पहले भी किया है। फिर था कि इसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट वाज द पर्पस, इसका पर्पस क्या था जो आपने दैट पेटेंट एक्ट 1970 लाया गया है। हेलो गुड मॉर्निंग कनाडा वाले हो। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कनाडा वाले हो, पठानिया बोल रहा हूँ। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बस बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कितना टाइम हुआ कनाडा में? कनाडा में हो गया अभी 11:30 के 11:35-40 हो गए। रात के? हाँ रात के। हाँ, मैं इसको डांट रहा था, मैं कहा तू कल मैंने कहा तू पीड मिस किया है। हाँ किसको, तरुण ने ना। मैं कहा तेरे को तेरे मम्मी पापा ने इतनी दूर भेजा पढ़ने के लिए, तू पीड मिस ना कर। हाँ नहीं ठीक है, आप इसको, ठीक है। मैंने भी अभी इसको अब पूछा है। मेरे को ना कोई कल सर आए थे, वो बता के गए थे कि इसने पीड मिस किया है। वो डॉक्टर ठीक है ना, दीपक। मैं इसलिए इसको डांट रहा हूँ। नहीं ठीक है, डांटना चाहिए आप। चलो, वैसे तो पढ़ने में तो लायक है ये लड़का, नहीं पढ़ने में लायक है, बस पीरियड मिस करने में भी लायक है। मस्ती मारता है कभी कभी। चलो चलो ओके सर, टेक केयर। ओके, लो पीड पीड लो। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके गुड। तो उसके बाद में था कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गेटिंग ए पेटेंट, ठीक है ना, कि इसका पर्पस क्या था। तो इसमें था कि टू एंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द इन्वेंशन, कि जो जिसको जो अपनी इन्वेंशन करता है, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर उसका एक्सक्लूसिव राइट हो, कोई दूसरा आदमी उसको कॉपी ना करे। तो इसका ये पर्पस था। दूसरा था कि पेटेंट इज टू इंश्योर इट्स कमर्शियल रिटर्न्स टू द इन्वेंटर। मतलब जो है कि पेटेंट अगर वो करवा लेता है तो उसको उसके बदले में कमर्शियल रिटर्न मिलती है, और वो जो उसके ने एक्सपेंसेस या जो कॉस्ट उसकी लगी होती है टू गेट दैट न्यू इन्वेंशन, वो उसके रिटर्न में उसको जो कमर्शियल रिटर्न मिलती है। तो ये इसका पर्पज है। और ये किया था। फिर आपने उसका जो सेलेंट फीचर्स जो है, अनीशा को मालूम है जो कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था। तो सेलेंट जो फीचर्स हैं कि व्हाट आर दिस मेन फीचर्स फॉर दैट, तो ये था कि बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट प्रोवाइडेड। मतलब जो प्रोडक्ट और प्रोसेस की पेटेंट हो जाता है, वो प्रोसेस भी पेटेंट हो जाता है,
और प्रोडक्ट भी पेटेंट हो जाता है। फिर टर्म्स ऑफ पेटेंट है 20 इयर्स। ये इसके हमने कुछ ऐसे सेलेंट फीचर्स किए थे, ठीक है ना। और सस्टेनेबिलिटी था, रिड्यूस्ड टाइम लाइंस, मतलब ये इसमें है, ये आप देख लेना। अगर मैं तो हार्डली मैं इसको गो थ्रू होता हूँ कि बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट प्रोवाइडेड, टर्म्स ऑफ पेटेंट इज 20 इयर्स, ठीक है ना। एग्जामिनेशन एज रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट पे एग्जामिनेशन होती है। बोथ प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट अपॉर्चुनिटीज अपोजिशन आर देयर, मतलब ग्रांट से पहले और ग्रांट के बाद में इसमें अपोजिशन हो सकती है कि somebody can oppose it कि this invention belongs to us, कि to me, ठीक है ना, how you have registered it। मतलब अपोजिशन का मतलब कि इसके ऊपर कोई भी इसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन लगा सकता है, अपोजिशन का मतलब ये है, ठीक है ना। पोस्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील्स, मतलब है कि जो इसके ऊपर अपील होती है उसकी भी डिस्पोजल होती है। देन प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, इसमें इसका भी प्रोविजन है जो बायोडाइवर्सिटी का, जो आप जानते हो इसके बारे में। तो पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर 18 मंथ्स, कि ये जो एप्लीकेशन पेटेंट के लिए अप्लाई की जाती है, आगे हम पढ़ेंगे भी अब पेटेंट एक्ट में, जब हम अप्लाई, कोई भी आदमी जिसने इसकी इन्वेंशन की है वो उसके लिए अप्लाई करता है, तो वो उसकी एप्लीकेशन को 18 महीने बाद पब्लिक कली उसको अनाउंस कर दिया जाता है कि इस आदमी ने मतलब जो अपना इस पर्टिकुलर जो है अपनी इन्वेंशन है उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, और वो वेबसाइट पे उसको पब्लिकली पब्लिश कर देते हैं। और नेक्स्ट था जो है कि सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस टाइम लाइंस, कि इसमें सस्टेनेबिलिटी जो है वो जो टाइम है उसको रिड्यूस किया जाता है। फिर हमने किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम द फाइलिंग टू ग्रांट ऑफ ए पेटेंट, कि जो आपको फाइल करने से लेके पेटेंट मिलने तक कौन कौन से स्टेप्स हैं। जैसे आप अप्लाई करते हो, फिर आपको पेटेंट का राइट मिलता है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। उसमें था 3 स्टेप्स थे, एक नॉवेल्टी था, एक इन्वेंशन स्टेप था, इन्वेंटिव स्टेप, और देन था कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये बड़ी शॉर्ट में उसने, ये जो जो बुक से मैं करवा रहा हूँ तो बड़े उसने टू दी पॉइंट ये शॉर्ट में चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, कि जिससे आपको कुछ मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसमें हमने नॉवेल्टी का डिस्कस किया था, देन इन्वेंटिव स्टेप्स डिस्कस किए थे। ये आप एक बार पढ़ लेना, मैं फिर भी इसको रिपीट करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम मिलेगा इसका इस बार रेपिटेशन करने का। तो फिर नेक्स्ट जो हमने किया था कि हु कैन अप्लाई फॉर ए पेटेंट, पेटेंट को कौन आदमी अप्लाई कर सकता है, कौन जो आदमी है इज एलिजिबल फॉर गेटिंग द पेटेंट ऑफ हिज प्रोडक्ट। तो ये था कि एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ द इन्वेंशन, जिसने इस चीज को बनाया है वो कर सकता है। फिर एनी पर्सन बीइंग द असाइनी, ये मैंने बताया था कि अगर मैं किसी को असाइन कर देता हूं कि आप मेरे बिहाफ पे ये जो मैंने इन्वेंशन की है उसको आप पेटेंट करवा लो, तो वो भी करवा सकता है। फिर था कि बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेरे जो कोई है मेरी डेथ के बाद या किसी की भी जिसने इन्वेंशन की है उसकी डेथ के बाद उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उसको करवा सकते हैं। तो ये 3 थे कि कौन आदमी है जो इसको पेटेंट करे। एक तो आदमी खुद कर सकता है, एक उसने किसी को साइन किया है कि मेरे भी आप पे आप इसको कर देना, तो वो कर सकता है। और तीसरा जो है कि इन केस अनलकली अगर किसी उसकी डेथ हो जाती है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जो उसके सक्सेसर्स हैं, ठीक है ना, तो वो उसको भी कर सकते हैं। फिर हमने किया था कि इसके पेटेंट के ऑफिसेस कहाँ पे हैं, तो ये मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने इसको शुरू किया था कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोसीजर क्या है फाइल करने का एप्लीकेशन जो पेटेंट की। तो उसमें जो हमने किया था कि विद इन वन ऑफ द पेटेंट ऑफिस, जो भी आपका पेटेंट ऑफिस, जैसे 3 मैंने डिस्कस किए हैं कि वन इज द मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो आपकी यूरिडिक्शन में जो भी, जैसे मुंबई के अंडर जो एरिया आता है तो वो लोग मुंबई में करेंगे, जिनका एरिया दिल्ली के अंडर आता है ये यूरिडिक्शन डिक्लेयर की होती है गवर्नमेंट ने, और जो जिनका चेन्नई में आता है वो वहां करेंगे। तो देन पे दी रिक्वायर्ड फी, और फिर उसकी फी पे करेंगे, सेकंड है ये। और थर्ड था कि ऑल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग फीस अदर डिटेल्स अवेलेबल ऑन एट। फिर ये इसमें था कि जो भी इसका प्रोसीजर है
और कितनी फी पे करनी है और कहाँ पे आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, ये इसकी एक वेबसाइट है। ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप इसको खोल के भी देखोगे तो आप यू कैन ओपन दिस वेबसाइट www.ip.india, ठीक है ना, इंडियन प्रॉपर्टी india.nic.in। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी भी नोट करना कर लो, नहीं तो इसमें देख लेना www.ipindia.nic.in। तो ये वेबसाइट है जहां से वो आपने वो देख सकते हैं कि हाउ टू फाइल द एप्लीकेशन एंड व्हाट फी इज टू बी पे। और सेकंड जो ये मेरे ख्याल आपने हमने यहाँ तक इसको शायद डिस्कस किया था, क्यों निशा, यहाँ तक किया था ना हमने, है ना? सर हाँ, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया था, पेटेंट एक्ट जो 1970 की मैं बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट इज दी फर्स्ट इज जो इसमें प्रोसीजर है, फर्स्ट इज दी ऑब्टेनिंग ए पेटेंट। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो मैंने आपको कहा कि कैसे आपको करना है। पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है आपके यूरिडिक्शन में, और सेकंड है उसकी फी पे करनी है, और तीसरा है कि जो इसकी इंफॉर्मेशन जो भी है वो अवेलेबल है साइट पे, जिस साइट का मैंने नाम लिया। और सेकंड स्टेप है दैट इज द फॉर्मेलिटी चेक, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे चेक होता है कि आपको हाउ यू विल गेट द प्रोडक्ट इन्वेंट सॉरी पेटेंट। तो इसमें जो सेकंड स्टेप है दैट इज द फॉर्मेलिटी चेक, एज एग्जामिनर चेक्स द फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स बिफोर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन एंड द फी, दिस इज डन इमीडिएटली। तो मतलब ये है कि ये सेकंड स्टेप है फॉर्मेलिटी चेक, कि उसको जो एप्लीकेशन है उसको चेक किया जाता है एज एग्जामिनर चेक्स। ये इसमें एग्जामिनर है कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है उसको एग्जामिन करेगा, एंड एग्जामिनर चेक दी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स बिफोर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। एक्सेप्ट करने एप्लीकेशन सबमिट करने से एक्सेप्ट करने से पहले वो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको चेक करेगा, एंड द फी, जो फी उसमें कितनी पे हुई है, दिस इज डन इमीडिएटली। जब वो एप्लीकेशन फाइल करता है तो जो एग्जामिनर है, ठीक है ना, एप्लीकेशन को जो एग्जामिन करेगा वो उसको इमीडिएटली इन चीजों को देखता है और इशू ऑफ फिर एप्लीकेशन नंबर इशू करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन आई है उसका ये नंबर, जैसे आप करते हो ना कोई चीज अप्लाई करते हो तो उसको आपको नंबर मिल जाता है, तो देन इशू दी एप्लीकेशन नंबर एंड दी कैश रिसीव। और जो आपकी उसने फीस ली है, जो आपने फीस सबमिट की उसकी रिसीप्ट जो है वो इशू करते हैं। दिस इज डन ऑन दी सेम डे, जिस दिन वो एप्लीकेशन फाइल करता है तो सेम डे पे ये दोनों चीजें उसको मिल जाती हैं। इन केस ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय पोस्ट, कैश रिसीप्ट एप्लीकेशन नंबर इज सेंड बाय पोस्ट। अगर वो पोस्ट से एप्लीकेशन आई है तो वो फिर उसको पोस्ट से उसकी रिसीव और जो नंबर है वो भेज देते हैं विद इन 2 to 3 डेज, तो 2-3 दिन के अंदर। नहीं तो वो सेम डे पे ही हो जाता है अगर ऑनलाइन कर रहा है, इसका मतलब ये है। और जो सेकंड स्टेप है दैट इज द फॉर्मेलिटी चेक। फर्स्ट था ये यही है जिसमें फॉर्मेलिटी चेक की हम बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन इज केप्ट सीक्रेट फॉर ए पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, जो हमने ऊपर किया ना, कि जो एप्लीकेशन है उसको पब्लिकली जो है 18 महीने बाद उसको पब्लिश किया जाता है कि इस आदमी ने इस पर्टिकुलर अपनी इन्वेंशन के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है। तो ये एप्लीकेशन इज केप्ट सीक्रेट, 18 महीने उसको सीक्रेट किया जाता है। फिर आप उसकी जो वेबसाइट मैंने बताई है उस वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि किस आदमी ने किस इन्वेंशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है। They on in 19 months the application is published in the official journal. Official journal. This journal is made available to the in the on the website. ये मैंने कहा ना on the website weekly. फिर 19 मंथ से जब 18 महीने पूरे हो जाते हैं तो 19th मंथ में उसको पब्लिकली पब्लिश कर दिया जाता है और वेबसाइट पे आप वो जो एप्लीकेशन है उसको देख सकते हो विद इन वीक टाइम। और फिर है उसके बाद में एप्लीकेशन हैज एन ऑप्शन टू गेट हिज एप्लीकेशन पब्लिश बिफोर 18 मंथ्स आल्सो। मतलब ये भी है इसमें कि अगर वो चाहे तो 18 महीने से पहले भी जो एप्लीकेंट है वो अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश करवा सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट दी टाइम बाउंड कि आपको 18 मंथ्स के बाद ही होना है, लेकिन वो 18 महीने से पहले भी अपनी एप्लीकेशन को जो पब्लिक है उसको पब्लिश करवा सकता है।
तो इन दैट केस एप्लीकेशन इज पब्लिश्ड विद इन मंथ ऑफ द रिक्वेस्ट। जब उसने रिक्वेस्ट की है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया जाता है। तो मतलब ये है कि वैसे तो जो जनरल टाइम है उसका 18 महीने का है कि जो एप्लीकेशन उसने फाइल की है 19 मंथ में, जब 19 मंथ 18 मंथ पूरे हो जाएंगे तो जो 19th मंथ आएगा एप्लीकेशन का उसमें किया जाता है। लेकिन अगर वो चाहे तो रिक्वेस्ट करे कि मेरी एप्लीकेशन जो है उसको उससे पहले एप्लीकेशन को पब्लिश किया जाए तो वो फिर उसको मतलब वो उसको पहले भी करवा सकता है। तो वो पब्लिश विद इन मंथ ऑफ द रिक्वेस्ट। तो जब उसने रिक्वेस्ट की उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको पब्लिश कर दिया जाता है। मेरे ख्याल यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना कि इसका ये प्रोसीजर है जो हम कर रहे हैं। फिर देन रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जो हमने ऊपर बात की थी कि वो एग्जामिनेटर है वो उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। एप्लीकेशन एग्जामिन्ड एज ऑन रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कैन बी मेड आइदर बाय द एप्लीकेंट और बाय ए थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी जो है उसको एग्जामिन करवा सकती है एप्लीकेशन को कि ये जहाँ अपोज कर सकती है कि इसके ऊपर इसका राइट नहीं है। A period of 48 months from the date of filing is available for making request for examination। तो 48 महीने का टाइम है, ठीक है ना, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। 48 महीने तो कितने हो गए, ये तो 4 साल हो गए। 4 साल में वो उसको एग्जामिन करवा सकता है। देन बात आती है एग्जामिनेशन की कि कैसे एग्जामिनेशन करेंगे। एप्लीकेशन is sent to an examiner within a 1 month from the date of request for examination। तो जो एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट के अंदर उसके 1 महीने के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को भेज दिया जाता है, ठीक है ना। एग्जामिनर अंडरटेक्स एग्जामिनेशन। तो फिर जो एग्जामिनर है वो क्या चीज देखेगा, वो एग्जामिनर की कौन सी चीजें को देखेगा, जो एग्जामिन करेगा किस रिस्पेक्ट में करेगा। पहले तो करेगा कि वेदर the claimed whether the claimed invention whether the claimed invention is set provided for grant of patent sorry whether the claimed invention is not provided for grant of patent, ठीक है ना। फर्स्ट तो ये करेगा। दूसरा whether the invention meets the criteria of patentability। तो मतलब ये देखेगा कि ये जो उसने इन्वेंशन के लिए पेटेंट की एप्लीकेशन दी है वो पेटेंटेबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको मीट करता है कि नहीं करता, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं कि ये उसको देखेगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया ना क्लियर। और स्टेप 6 जो है इशू ऑफ पीईआर। पीईआर होता है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा। तो इशू ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इसको कहते हैं FER, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ए पीरियड ऑफ 1 to 3, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि हर एक जगह टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड है हर चीज का। तो वो आपको अगर ये आ जाता है इन केस इफ यू गेट क्वेश्चन ऑन दिस देन यू हैव टू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, हर चीज का जो टाइम दिया हुआ है। तो वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसकी जगह कुछ और लिख दें, जो एज पर एक्ट में बना हुआ है तो वो दैट यू हैव टू राइट। ये नहीं है कि आप 18 मंथ्स की जगह 20 मंथ्स लिख दें, ठीक है ना। तो दैट विल बी टोटली रॉन्ग। तो उसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, यू विल नॉट गेट एनी मार्क ऑफ फॉर दैट, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन कि आप उसमें कुछ भी लिख सकें। व्हाट इज टाइम फ्रेम जो उसमें दिया हुआ है अंडर द एक्ट दैट यू हैव टू रिमेम्बर एंड यू हैव टू राइट इन द एग्जाम। तो ये है एग्जामिनेशन अंडर एग्जामिनेशन, ये सारी बात होगी। देन इशू ऑफ FER फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। वो कैसे होती है, ए पीरियड ऑफ 1 to 3 months इज अवेलेबल टू एग्जामिन टू सबमिट द रिपोर्ट टू द कंट्रोलर, ठीक है ना। वो उसको मतलब जो एग्जामिनर है उसको 3 महीने का टाइम है कि वो उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करे और फिर उसको कंट्रोलर को भेज दे। आप इसके बाद में कंट्रोलर आ जाता है, जिसने एप्लीकेशन सबमिट की आगे उसका एग्जामिनर हो गया। एग्जामिनर जो है वो अपनी उसको देखने के बाद
वो कंट्रोलर को भेज देगा। तो उसके लिए 3 महीने का टाइम है, ज्यादा देर वो एप्लीकेशन को नहीं रख सकता अपने पास। उसको 3 महीने करना है, एग्जामिन करना है, फिर उसको कंट्रोलर को भेज देना है। देन 1 मंथ टाइम इज अवेलेबल टू कंट्रोलर टू असेस द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। फिर उसके पास 1 महीना है जो कंट्रोलर है कि वो जो उसकी एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है उसको वो असेस करे कि इसमें एग्जामिनेशन रिपोर्ट में जो जिसने एग्जामिनेशन इसका एप्लीकेशन किया है उसमें क्या लिखा है। लेकिन उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, 1 महीने के बाद ज्यादा वो टाइम नहीं ले सकता। देन फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट फिर उस पे इशू हो जाती है। देन containing list of the objections is issued within 6 months from the date of filing of request। ठीक है, तो ये है, दिस इज दी मेकर। यहाँ तक स्लोली एंड स्लोली मैं फिर दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि धीरे धीरे मैं आपको कवर कर रहा हूँ कि सो दैट यू कैन रिमेम्बर ईच एंड एवरी स्टेप। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि ये इसमें जो काफी जो है ना बड़े शॉर्ट वे में इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर आप इसकी जगह अगर पेटेंट एक्ट निकाल के देखोगे, इफ यू गो थ्रू द एक्ट, तो आप देखते हो कि कोई भी जो एक्ट होता है, कानून होता है, वो देखने में बड़ा सिंपल होता है, लेकिन उसके ऊपर पूरी पूरी बुक होती है कई बार, एक एक्ट के ऊपर ही। तो मतलब उसमें से हर एक एक्ट की एक एक क्लास को पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी जितने भी कानून बनते हैं ना, अभी आपने देखा पार्लियामेंट में, तो वो पहले उसको जो उसके लीगल एडवाइजर होते हैं वो उसको सब देखते हैं, उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं। फिर उसको जब एक्ट बनता कैसे, जैसे पार्लियामेंट में उसको लाया जाता है, फिर उसके ऊपर डिबेट होती है, बहस होती है पार्लियामेंट में, उसमें अपोजिशन वाले कुछ बोलते हैं, फिर उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं। जब वो सारा कुछ करने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए, जो ड्राफ्ट बना होता है इसका। तो फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं तो फिर वो एक्ट बन जाता है। तो फिर एक्ट जो बन जाता है वो दैट इज द बाइंडिंग, ठीक है ना, वो एक्चुअल में कानून बन गया। तो मतलब लेकिन कहने को बड़ा इजी लगता है जब हम किसी भी चीज को, एक्ट को आप निकाल के देखो। अब इसी को ही आप गूगल पे जहाँ दूसरी बुक में देखना, तो पेटेंट एक्ट इटसेल्फ बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो हम ये नहीं सपोज कर रहे कि आप उसके पूरे लायर बन जाओ कि यू शुड बी द लायर ऑफ दैट कि यू कैन इजीली आप इतने एक लेक्चर में आप उसको अंडरस्टैंड कर दो कि व्हाट इज द पेटेंट एक्ट। बट इवन देन व्हाट आर द मेन जो उसके क्राइटेरिया हैं, हम उसको भी अगर समझ लें तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये है इसका जो था अपना, आपने अप टू FER, मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट है। पहले तो उसने एप्लीकेशन का है टाइम फ्रेम है कि तुम एप्लीकेशन को जो सबमिट करना है उसका कितना टाइम है, वो उसके फिर जो एग्जामिनर है उसका कितना, जो सॉरी पब्लिश जो एप्लीकेशन होती है उसका कितना टाइम फ्रेम है। फिर वो ये है कि एप्लीकेशन को वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि मेरी एप्लीकेशन को जल्दी पब्लिश कर दिया जाए, तो वो भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर है कि एप्लीकेशन को उसको एग्जामिन जो करना है, तो उसको एग्जामिन करने का टाइम है कि कितने टाइम में उसको एग्जामिन करना है। फिर जो है कंट्रोलर जो है उसको 1 महीने का टाइम दिया है कि वो जो उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसको वो असेस करे, उसके लिए भी 1 महीने का टाइम, और फिर वो अपनी जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो इशू कर देगा। तो यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कि आपको मैंने जैसे बताया है। और अगर आप फिर दोबारा इसको, इफ यू गो थ्रू दी बुक अगेन, ठीक है ना, जहाँ आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो इसमें आपको कोई मुश्किल आएगी। तो क्यों अभी क्यों सुजल, आप सुन रहे हो ना मेरी ये चीज कि जब मैं ही बोलता जा रहा हूँ? यस सर। हाँ, क्योंकि देखो ये बार बार मैं इस चीज को कहता हूँ कि अब तो मैं आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात को आप सुन रहे हो ना, तो आप इसको अभी लिख पा रहे होंगे और ना आप जो जो बुक है उसके गो थ्रू हो रहे होंगे। लेकिन बाद में जब आपको टाइम मिलता है तो जो मेरी जो चीजें की हुई हैं जब आप उसको पढ़ोगे, ठीक है, जो मैं आपके डिस्कस कर रहा हूँ, तो फिर आपको जल्दी आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर जाओगे। और नेक्स्ट आप जैसे भी जब मैं आपका इसके बाद लेक्चर लूंगा तो उसमें आप जरूर अपने क्वेश्चंस मतलब लेके आओ
या कोई भी चीज डिस्कस करो कि ये चीज समझ नहीं आई, तो हम म्यूचुअली उसको आपस में बातचीत करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे को भी फुली उसका नॉलेज हो, ठीक है ना। तो जब हम म्यूचुअली डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं, प्रोवाइडेड कि आप भी उसको पढ़ के आओ। जो हमने आज किया है, अभी तक मैंने ऐसा प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं ये आप पे ओपन छोड़ता हूँ कि जब आप, जैसे आज मेरा ये हो जाएगा पेटेंट एक्ट का मैं आपको कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा ये लेक्चर लगेगा तो उस पे मैं आपसे पूछूंगा कि यानी प्रॉब्लम विद जो मैं हमेशा ही पूछता हूँ, तो जो आप वो उसके बारे में अगर आपने वो उसको पढ़ा है तो आप जो कोई क्वेरीज है आपकी कोई चीज, जरूरी नहीं है कि कोई चीज एक बार पढ़ने में सारी समझ आ जाए। ये तो मैं, आप मेरे साथ एग्री करोगे इस चीज को, क्योंकि मेरे को भी एक बार पढ़ने में कोई चीज समझ नहीं आती, मैं भी उसको पढ़ता हूँ क्योंकि जो लाइन लिखी होती है उसको बार बार देखता हूँ कि क्या है। तो तभी मैं उस स्थिति में होता हूँ कि आपसे मैं कुछ इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकूं। लेकिन ऐसे ही आप है, आप भी उसको पढ़ो। जब मैंने आपको जैसे बताया कोई चीजें क्लियर की हैं बड़े सिंपल वे में, तब जब आप बुक को उसके थ्रू जाओगे, पर्टिकुलर टॉपिक को अपने बुक से देखोगे, तो देन दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, एक बार में तो नहीं इतनी चीजें क्लियर होती। तो मेरा यही रहता है आपको कि ये सब्जेक्ट नया है और टॉपिक नए हैं ये, इसमें आप अपने घर पे जब भी आपको जहाँ क्लास में जब भी टाइम मिलता है, तो यू मस्ट गो थ्रू इट। क्योंकि एक बार सुनने से कोई चीजें नो डाउट कि आपके दिमाग में जाएंगी बहुत सी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरा आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो मैं आई होप कि यहाँ तक आपको एवरीथिंग आई ट्राई टू मेक यू क्लियर। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ये मैं मतलब इसको मान नहीं सकता क्योंकि जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फिर अगर रिपीट करोगे, घर पे जाके देखोगे, तो बहुत सी चीजें आपको यू विल गेट क्लियर ऑन दोज क्वेरीज। ठीक है, तो इसके बाद में कि रिस्पॉन्स फ्रॉम द एप्लीकेंट, रिस्पॉन्स फ्रॉम द एप्लीकेंट है, इसको हम कवर करेंगे कि 12 months time from the date of issue of FER is available to the applicant to meet the objections। अब यहाँ बात आ गई कि जब उसने कंट्रोलर ने फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार कर दी, तो फिर उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस लगे हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, तो एप्लीकेंट को वो टाइम है, वो टाइम कितना दिया है उसको, 12 months का, 12 महीने का उसको टाइम दिया है कि जो उसको ऑब्जेक्शंस लगे हैं उसके बारे में वो अपनी क्लैरिफिकेशन सबमिट करे। इफ ऑब्जेक्शंस आर मेट, ग्रांट ऑफ पेटेंट इज अप्रूव्ड। अगर वो जो उसको ऑब्जेक्शन, जरूरी नहीं ऑब्जेक्शंस लगे, अगर वो जो ऑब्जेक्शंस लगे हैं, क्योंकि कोई भी जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो एग्जामिनर ने देख ली, कंट्रोलर ने देख ली, कंट्रोलर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, फिर उसके बाद हो सकता है कि उसने उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस निकाले हों, तो अगर तो वो ऑब्जेक्शंस निकालने हैं तो उसको टाइम दिया है 12 महीने का, या आपने 12 महीने में जो ऑब्जेक्शंस है उसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन दो। अगर वो क्लैरिफाई कर देता है कि मेरे ये ऑब्जेक्शंस आपने दिए हैं, इसके मेरी ये क्लैरिफिकेशन है, तो फिर उसको क्या है कि 12 मंथ टाइम दिया है। इफ ऑब्जेक्शंस आर मेट, ग्रांट ऑफ पेटेंट इज अप्रूव्ड, तो उसको जो जो उसने एप्लीकेशन दी है उसको उसकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव कर दी जाती है बाय द कंट्रोलर विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month। फिर है 1 महीने का टाइम कि जब उसको लगा कि इसका कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए, जहां उसने ऑब्जेक्शंस उसके सारे रिमूव कर दिए, तो फिर 1 महीने के अंदर अंदर जो एग्जामिनर है वो उसके पेटेंट की एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा। ठीक है ना, तो ये है यहाँ तक। मेरे को लगता है कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट कि व्हाट डज इट मीन, ठीक है ना, और क्या है इसमें सारा कुछ। तो यहाँ तक आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू कि उसने जब एप्लीकेशन सबमिट की, तो एप्लीकेशन सबमिट करने का, पब्लिश करने का टाइम है, फिर एग्जामिनेशन करने का टाइम है, फिर कंट्रोलर के पास टाइम है, फिर उसके ऊपर जो उसने कोई ऑब्जेक्शंस लगाए हैं उसको सबमिट करने का टाइम है, और उसके बाद जब ऑब्जेक्शंस रिमूव हो जाते हैं तो फिर उसको पेटेंट का जो है एप्लीकेशन वो जो है वो ग्रांट कर दी जाती है कि आपको ये इसके लिए पेटेंट जो राइट है वो दिया जाता है। तो उसके बाद में फिर ये आगे स्टार्ट होती है जो स्टेप 8 है, ठीक है ना, वो है दैट इज दी प्री ग्रांट अपोजिशन। मतलब उस पे
अपोजिशन भी लग सकती है। जो आपने ग्रांट कर दिया पेटेंट, तो दूसरा कोई आदमी उठ के कह देगा कि ये आपने इसको क्यों कर दिया, इसमें तो मेरा राइट था, ठीक है ना। तो ये प्री ग्रांट अपोजिशन, ये है आफ्टर पब्लिकेशन एंड अपोजिशन कैन बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। फिर जो है कि जब उसने पेटेंट की एप्लीकेशन पेटेंट की अप्रूवल दे दी किसी की भी इन्वेंशन को, तो उसमें 6 महीने का टाइम दिया है कि आप इसके ऊपर अपोजिशन रेज कर दो। अगर वो 6 महीने तक कोई उस पर अपोजिशन नहीं होते तो वो फाइनली ग्रांट हो जाती है पेटेंट। ये इसमें जो लिखा है कि आफ्टर पब्लिकेशन एंड अपोजिशन कैन बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर मतलब अपोजिशन मीन्स की ऑब्जेक्शन, किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन है कि ये इसकी इन्वेंशन नहीं है, ये तो मेरी इसने कॉपी की हुई है, तो वो 6 महीने का टाइम है। देन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द अपोजिशन इज आल्सो अवेलेबल। तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिसने उसको ऑब्जेक्शन लगाया है उसको सुनने की। देन इज एग्जामिनेशन ऑफ प्री गवर्नमेंट प्री ग्रांट अपोजिशन। Opposition is sent to the applicant. Opposition is sent to the applicant, मतलब जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे हैं, जो जिसने अप्लाई किया हुआ है वो उसको भेजे जाते हैं। फिर उसको 3 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर रिसीप्ट ऑफ रिस्पॉन्स, कि उस आदमी से जिसने एप्लीकेशन फाइल की है, जिसने अपना पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल की है, उसको दिया जाता है कि आप इस अपोजिशन का रिप्लाई दो 3 महीने के अंदर, ठीक है ना। द कंसिडरेशन ऑफ प्री ग्रांट अपोजिशन आफ्टर एग्जामिनिंग द अपोजिशन एंड द सबमिशन मेड ड्यूरिंग द हियरिंग, कंट्रोलर मे आइदर रिजेक्ट द अपोजिशन ऑफ ग्रांट द एंड ग्रांट द अपोजिशन। तो फिर जो कंट्रोलर है वो अपोजिशन जो हुई है उसको रिजेक्ट कर देगा अगर उसको लगता है कि इसकी जो अपोजिशन है वो कोई रीजनेबल नहीं है, और उसको वो ग्रांट कर देगा। उसने पहले भी उसको ग्रांट कर दिया हुआ है अप्रूवल, लेकिन अगर अपोजिशन आ जाती है और वो अपोजिशन उसको लगता है कि दैट इज नॉट रीजनेबल, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा अपोजिशन को, और उसको उसकी अप्रूव कर देगा जो पेटेंट है, ठीक है ना, उसको अप्रूवल कर दे देगा। तो ये है आइदर रिजेक्ट दी अपोजिशन और ग्रांट दी पेटेंट, एक्सेप्ट दी अपोजिशन एंड मॉडिफाई रिजेक्ट दी पेटेंट एप्लीकेशन। तो ये है कि मतलब अल्टीमेटली वो उसको भी टाइम देंगे जिसने अपोजिशन की है, अपोजिशन उसके ऊपर एप्लीकेशन पे सबमिट की है, और फिर जो ओरिजिनल एप्लीकेंट है उसको भी टाइम देते हैं कि आप इसको ऑब्जेक्शन जो है वो उसका जवाब दो। तो ये है दिस इज टू बी डन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट। हाँ, ये हो गया। फिर ग्रांट ऑफ ए पेटेंट, फिर ये है कि पेटेंट ग्रांट, जैसे कंट्रोलर ने उसको प्रूव कर दिया कि मतलब इसको जो पेटेंट अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने उसको सर्टिफिकेट देना है। वो जो कंट्रोलर है वो नहीं देता, क्योंकि पेटेंट एक्ट में गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू गिवन सर्टिफिकेट ऑफ दैट पेटेंट। तो ग्रांट ऑफ ए पेटेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ पेटेंट इज इशूड विद इन 7 दिन, 7 डेज के अंदर अंदर उसको जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। फिर ग्रांट ऑफ पेटेंट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल जर्नल। जो ऑफिशियल जर्नल है इसका पेटेंट एक्ट का, उसमें उसको पर्टिकुलर उसकी जो इन्वेंशन है वो उसमें मतलब छप जाती है, पब्लिश हो जाती है। ग्रांट ऑफ पेटेंट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल जर्नल फॉर ए टर्म ऑफ 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। फिर उसको एप्लीकेशन, जब उसने एप्लीकेशन फाइल की थी, ठीक है ना, जब उसने एप्लीकेशन फाइल की है उससे को लेके 20 साल के लिए उसको उसका अधिकार दे दिया जाता है पेटेंट का, कि 20 साल तक आपकी ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इन्वेंशन है, ये आपकी है, आपका इसके ऊपर राइट है पूरा। तो 20 साल के लिए, मतलब जो फर्स्ट जो टर्म्स का उसको ग्रांट दी जाएगी वो 20 साल की है, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर फिगर्स हैं ये आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि कितनी देर का, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में ही इसको किया था कि कितनी देर का पेटेंट रहता है, दैट इज फॉर दी 20 years लिमिट। तो ये उसको जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है। और नेक्स्ट इज ग्रांट ऑफ पेटेंट आज पब्लिश फॉर टर्म्स, ये ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट जो है इसमें जो है ना पेटेंट क्लेम्स है कि व्हाट आर दी पेटेंट क्लेम्स, वो वी विल नॉट डिस्कस कि व्हाट आर दी पेटेंट क्लेम्स, ये आपके उसमें है भी नहीं है।
जो आपके जो टॉपिक्स है। तो इसमें कोई ज्यादा भी नहीं है, दैट इज नॉट मतलब पर्टिकुलर टू यू इन योर सब्जेक्ट। तो यहाँ हम इसको मतलब वी फिनिश इट हियर, और नेक्स्ट जो है उसको हम टच कर लेते हैं। ये यहाँ तक ये जो पेटेंट एक्ट है, ये मतलब दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दैट एक्ट जो हमने कवर किया, कि फाइनली जब उसको सर्टिफिकेट मिल गया तो वो उसका एक्सक्लूसिव राइट हो गया उसको इन्वेंशन के ऊपर, और वो 20 साल के लिए, 20 साल कहाँ से है, जहां जब उसने ओरिजिनल एप्लीकेशन सबमिट की थी, ठीक है ना, समझ गए ना, वहां से 20 साल काउंट होंगे। जब ना कि जब सर्टिफिकेट उसको मिला है वहां से नहीं, जब उसने ओरिजिनल अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, वो टोटल 20 साल माने जाएंगे। उसमें ऑब्जेक्शंस लगे, उसमें जो जो हुआ उसका टाइम वो निकलता जाएगा, वो सारा एक्सक्लूड हो जाएगा। टोटल टाइम उसको 20 साल मिलेंगे फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं है कि जब उसको सर्टिफिकेट मिल गया तो वो 20 साल के लिए वैलिड है। ये क्लियर है ना? क्यों अनीशा, ये बात आ रही है? मेरी बात क्लियर? यस सर। हाँ, ये चीज जो है इसको आप पढ़ोगे तो आपको मतलब एक एक लाइन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको भी एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब क्योंकि ये जो एक्ट है ये इतनी जल्दी नहीं होते। आपको देखा होगा कि ये थोड़ा सा लग रहा है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, लेकिन दिस इज दी डेविएशन। तो यहाँ तक है। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम सिर्फ डिस्कस नहीं आज करेंगे, जस्ट हम उसको प्राइमरली उसको करेंगे कि ये है क्या। ये है कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट। उसको कहते हैं यूपीओवी। यूपीओवी का मतलब है यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। यूनियन यूपीओवी, ये लास्ट टाइम आया था ये आपके फाइनल एग्जाम में कि व्हाट इज यूपीओवी। अब यहाँ पे आके एग्रीकल्चर की बात स्टार्ट होती है कि एग्रीकल्चर के लिए भी जो पेटेंट का है ये राइट लाया गया है। तो दैट इज यूपीओवी। ये हम देखेंगे कि कब ये इसको एक्ट को लाया गया, कब ये एग्रीकल्चर के ऊपर एप्लीकेबल हुआ। तो फर्स्ट ये जो यही है कि जो कोई आदमी, कोई सॉरी ब्रीडर अपनी वैरायटी निकालता है तो उस वैरायटी का भी उसका उसके ऊपर जो राइट है वो रहता है। तो दैट इज दी यूपीओवी, यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, उसको कहते हैं यूपीओवी। तो ये है इसका कि व्हाट इज यूपीओवी। इसको हम इनिशियली अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यूपीओवी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विद हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जगह है जिनेवा, उस वहां पे उसका हेडक्वार्टर है। द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वीपीआर, इसका जो नाम लिखा हुआ है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका हो सकता है जब तक ये बुक पब्लिश हुई है, जब ये बुक है, वो हो सकता है इसका सेक्रेटरी चेंज हो गया हो। तो हमें तो रिसेंट जो सेक्रेटरी है, अगर आप देखना चाहे तो गूगल से देख सकते हैं कि हु इज द रिसेंट प्रेजेंट करंट सेक्रेटरी ऑफ दिस यूपीओवी। तो ये है इसका जो आगे हिस्ट्री है। ये जो चीजें हैं अब हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे ये दिस इज वेरी शॉर्ट, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें है कि कौन 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 से इसके मेंबर्स हैं, और फिर यह है कि इसमें इसके जो है सिस्टम क्या है प्रोटेक्शन का, ठीक है ना। और फिर इसमें डिस्कस किया हुआ है कि इसके अंदर व्हाट आर द क्राइटेरिया एंड रूल, जो है इसके यूपीओवी के रूल्स क्या है। तो ये हम जो है वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट आएगा। कि मैंने इस बार आपका तो एंटरप्रेन्योरशिप का था कि इन प्लेस ऑफ दैट आई हैव टेकन दिस पेटेंट एक्ट, क्योंकि इसको स्टार्ट किया हुआ था मैंने ऑलरेडी। और मैंने कोशिश की है कि आपको जो जिस दिन आप नहीं थे, ठीक है ना, ओनली अनीशा हैज अटेंडेड दैट इन द इनिशियल स्टेज, जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने उसको रिपीट किया है, और थोड़ा उसको हर्डली रिपीट किया है। और लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको वो क्लियर हो जाए जो उस दिन हमने डिस्कस किया था, और अप टू दी ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट। तो ये है, दिस इज द पेटेंट एक्ट 1970। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट इट, हाउ एन application is filed to get the patent certificate.
ठीक है ना, अल्टीमेटली। तो यही था कि व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अब अभी भी मैं, अगर कोई होगा आपको एनी कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, तो आप नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो यू मस्ट मतलब रेज दी क्वेरीज, आपको मतलब पूछना चाहिए, क्योंकि उससे ये लगता है कि यू हैव गॉन थ्रू दी लेक्चर, ठीक है ना, जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया। तो उससे क्या कि आपके जो क्लैरिफिकेशन है वो बढ़ती है, ठीक है ना, कि बजाय इसके कि मैं जैसे अभी बोलता जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप कितना को उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, और कितना आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है। अब हम क्लास में जब होते हैं तो हम वी हैव दी मतलब आई कंटेंट विद कंटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना, तो हम आपके फेस को रीड करते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। वी हैव नॉट मतलब कैमरा जो है वो ऑन नहीं किया हुआ ना, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग या वेदर यू आर लिसनिंग मी और नॉट। तभी मैं आपको बीच में पूछता रहता हूँ, बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ यू टेक इट। तो ठीक है, यहाँ मैं मतलब अभी हम इसको क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट होपफुली इन द नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस। अभी मेरे आज तो आपके थर्सडे है ना, टुडे इज थर्सडे। यस सर। हाँ, आपका थर्सडे है, तो यहाँ हमारा अभी थर्सडे कल होगा। अभी तो हमारा वेडनेसडे ही चल रहा है, ठीक है। तो फिर मेरा कल, जैसे कल आपका फ्राइडे जो होगा, तो हम फ्राइडे को भी डिस्कस करना है, तो वो मैं आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आपका जो प्रैक्टिकल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के, वो नेक्स्ट वीक हम उसमें से उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे, ठीक है। तो ठीक है, देन इट्स हैव ए गुड डे। ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।